पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने वर्ण रचना के बारे में पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा है। तो दोस्तों उच्चारण के स्थान पर बांटा था, वायु संवेग के आधार पर बांटा था और तारत्व के आधार पर बांटा था। तो उसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी फिलहाल में उच्चारण के स्थान पर चल रहा था। इसके साथ ही दोस्तों हमने उच्चारण के स्थान पर दो प्रकार में बांटे थे, अलग अलग टाइप्स में उसको दो भागों में विभक्त किया था। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा देखा था व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण तक हम लोग पढ़ चुके, यहाँ तक आए थे कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा मैंने बताई थी। तो व्यंजन वर्णों को हम दोस्तों फिर से एक बार रिपीट करने वाले हैं। इससे पहले में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि वर्ण रचना, मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण रचना, वर्ण कहते हैं। और दोस्तों इसको कितने भागों में बांटा, तो उच्चारण के स्थान के आधार पर बांटा हमने, वायु संवेग के आधार पर बांटा, तारत्व के आधार पर बांटा। उच्चारण के स्थान पर मतलब जो बोल रहे हैं उसके आधार पर बांटेंगे। वायु संवेग मतलब हम जितनी हवा लेते हैं और जितनी छोड़ते हैं उसके आधार पर बांटेंगे। तारत्व के आधार पर मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर क्या कंपन पैदा होता है, यानी कि गिटार बजती है। इसके बाद उच्चारण के स्थान पर हमने देखा सबसे फर्स्ट में कि स्वर वर्ण को पढ़ा और व्यंजन वर्णों को पढ़ा। स्वर वर्णों को दोस्तों जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हमने स्वर वर्ण कहा। और व्यंजन किसको कहा, तो व्यंजन दोस्तों जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हमने व्यंजन वर्ण कहा। इसके बाद हमने स्वर वर्ण के जो स्वर वर्ण है तो वो कितने प्रकार के हैं, तो 11 होते हैं दोस्तों इनकी संख्या। जैसे छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा अ और बड़ा औ। ये 11 क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। आप ज्यादा पढ़ने के लिए दोस्तों पिछले ऑडियो लेक्चर को जरूर सुने, डायरेक्टली इसको ना सुने। इसके बाद स्वर वर्णों को हमने दोस्तों 4 भागों में बांटा, हरस स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। तो हरस स्वर में की परिभाषा क्या बनी कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, हरस स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो 4 होती है। छोटा अ, छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ और छोटा री। री सभी जगह छोटा है। सिंपल सी बात करें तो अनार का, इमली का, उल्लू का, ऋषि का। और बात करें कि दीर्घ स्वर, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हरस स्वर से कितना 2 गुना समय अधिक लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 3 है। आम का, इमली का, आम का, ईख का और उल्लू का, ये 3 होते हैं जो कि दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जो कि स्वर वर्णों की सहायता से लिखे जाते हैं। और हरस स्वर से कितना 2 गुना समय अधिक लेते हैं। संयुक्त स्वर की बात करें कि जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो इनकी संख्या कितनी है, 4। एड़ी का, एनक का, ओखली का, औरत का, ये 4 है। इसके बाद हमने बात करी थी प्लुत स्वर की कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 1 है। जैसे ओम, ये बोलते हैं हम। अम और अह की बात करें तो दोस्तों ये न तो स्वर माने जाते हैं और न ही व्यंजन माने जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम अयोगवाह कहते हैं या फिर नपुंसक कहते हैं। फिर बात करें हम, अब बात आती है व्यंजन वर्ण की। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या 33 है और कुल संख्या दोस्तों 39 है। व्यंजन वर्ण के भेद हम बात करें तो दोस्तों व्यंजन वर्ण के जो कुल भेद है वो 6 है। व्यंजन वर्ण कौन कौन से, जैसे कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण। तो इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क से लगाकर म तक अब जब हम पढ़ेंगे तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्मीय व्यंजन शक्कर का, षटकोण का, सरोते का, हलवे का। संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ और द्विगुण अड़ और ढ़। ये क्या है, द्विगुण है। स्पर्श व्यंजन की बात करें दोस्तों कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ यानी कि गला, तालु समझ चुके होंगे दोस्तों, जो गले में हमारे अंदर एक घंटी है, जो आप गोली लेते होंगे, टेबलेट लेते होंगे, कुछ भी खाते होंगे, तो सबसे जबान से जस्ट पीछे गले के पास में एक घंटी लगी रहती है, तालु जिसको कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का क्या हो अधिक प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी मूल संख्या 16 और कुल संख्या दोस्तों 25 होती है। अब इसको देखें कि जिन वर्णों के उच्चारण में क्या लगे, सीधी सी बात, सबसे नीचे आए, हम आप प्रैक्टिकल करिएगा तो बहुत मजा आएगा। सबसे नीचे आए तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको गला। तो सबसे पहले गला,
फिर उसके जस्ट ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा अंदर दिखाई देगा तालू यानी कि गले में जो घंटी है। फिर इसके बाद जबान आएगी, जबान से जीभ आएगी मतलब, और इसके बाद में होठ दांत आएंगे, दांत के बाद दोस्तों क्या आएंगे, ओष्ठ आएंगे। तो इनका क्या हो, अधिक प्रयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से लगाकर म तक इसको आप नोट्स में देखिएगा कि इसको कैसे हमने बनाना है। तो दोस्तों हमको क्या बनाना है, क से लगाकर म तक आप क्या कर लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा। जैसे कमल का ऐसी एक लाइनें बना लीजिएगा कि ऊपर लाइन लिख लीजिएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ऐसी दोनों तरफ से क्या कीजिएगा, लाइन बना लीजिएगा। मतलब क्या कि क्लास, जैसे आप 5वीं की क्लास देखते ना कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, हमको प्राइमरी स्कूल बनानी है। तो पहले क्या करें, सबसे फर्स्ट में ऊपर की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर 1 नंबर डालें। कॉपी पर जैसे हम लिखेंगे तो पहला 1 नंबर यानी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास। फिर उनके नीचे लिखते चले कमल का, खरगोश का, गणेश का, घड़ी का, इंग। तो कमल का कौन सी लाइन में आएगा, पहली में, खरगोश वाला 2 में, दूसरी में, तीसरी में ग गणेश है ना, चौथी में घ घर, 5वीं में इंग। फिर आगे पहली में कौन आ जाएगा, लाइन से चालू चलाएं, चम्मच का पहली लाइन, छतरी का 2 लाइन, जहाज का तीसरी नंबर पे है ना, और चौथे नंबर पर झंडे का, 5वें पर ई। तो ऐसे करते हमें क से लगाकर म तक क्या करना है, इसको बनाना है। कमल का, खरगोश का, गणेश का, घड़ी का, चम्मच का, छतरे का, जहाज का, झंडे का, ई। टट्टू का, टमाटर क्या बोलते, टमाटर का, ठटरे का, डमरू का, ढक्कन का, अण, तराजू का, थर्मस का, दवात का, धनुष का, नल का, पतंग का, फल का, बकरी का, भटे का, मछली का। तो ये दोस्तों हमें क्या करना है, बनाना है। और इसके जस्ट ऊपर से इधर जो 5वीं नंबर की लाइन है, सब पे क्या कर दें आप, उनको गोला बनाकर अंडरलाइन कर दे कि ये जितने भी 5वीं नंबर के लाइन के हैं, तो दोस्तों ये क्या है, सब नासिक के हैं। नासिक के मतलब क्या कि ये जितने भी हम बोले जाते हैं, प्रैक्टिकल करके देखेगा, जो भी हम बोलते हैं तो हमारे अंदर, हमारे नाक के अंदर क्या बसती है, बांसुरी बसती है। अब उसको देखें कि बांसुरी कैसे बसती है, जैसे आप बोल के देखें, इंग, ई, अण, न, म। तो दोस्तों इनमें क्या होता है कि जो हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमारे साथ में नाक में क्या बसती है, बांसुरी बसती है। अब ये हो गया। अब हमने देखा कि जो फ्रंट वाले हैं कि कमल का, चम्मच का, टमाटर का, तराजू का, पतंग का, ये सब क्या हो गए, क्लास के मॉनिटर। यानी फ्रंट साइड आपने उल्टे हाथ पे देखेंगे यानी कि बाएं हाथ पर, तो आपने बनाया होगा कि कमल का, कमल के नीचे क्या आना चाहिए, चम्मच का, फिर उसके नीचे टमाटर का, फिर तरबूज का, फिर पतंग का, ऐसे आना चाहिए। और ऊपर देखे जाए तो हमने देखा कि कमल, खरगोश, गणेश, घड़ी, इंग। तो इंग वाली जो लाइन है, इंग से लगाकर म तक दोस्तों ये सब क्या है, नासिक के है, यानी कि कहाँ से बोले जाते हैं। जब भी कोई बोलते हैं तो इसमें नाक का प्रयोग भी होता है। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इंग, ई, अण, न, म। इसके बाद हम बात करें, जैसे हमने पहले मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में दोस्तों क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किन किन का प्रयोग हो। सबसे पहले निचला एरिया कंठ, कंठ से ऊपर आए तो तालु, तालु किसे कहेंगे, जो जबान और गले के बीच में एक घंटी है, उसे हम क्या कहेंगे, तालु। मूर्धा, तो जो जीभ को उल्टा करने पर आने जीभ को कहते हैं मूर्धा। दंत आने की दांत और ओष्ठ। तो ये 5 चीजों का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में देखा जाए कि कंठ, तो कंठ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों, जो क लाइन, जो क वाली लाइन है, क वर्ग की लाइन है, जैसे क, ख, ग, घ, ई या इंग। तो इनमें कंठ आने के गले का प्रयोग हम करते हैं, ई का प्रयोग नहीं करते हैं ना, ई का तो तालु में होता है। तो कमल का, खरगोश का, गणेश का, घड़ी का, इंग, इनमें किसका प्रयोग करते हैं हम, कंठ का प्रयोग करते हैं, गले का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखें तो आप बोल कर देखें, क का प्रयोग करेंगे तो काका। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कंठ का सिर्फ प्रयोग होता है। इसके बाद बात करें खरगोश को ले, खो, तो खो में न तो दांत पर हमारी जबान लग रही है, न हम गले की घंटी का प्रयोग हो रहे हैं। सिर्फ किसका प्रयोग हो रहा है दोस्तों, आप मुंह ओपन करके भी बोलेंगे तो गले से बोल सकेंगे। काका, काकी, कोको कोला, है ना। तो ये जो क से आ रहा है, क वर्ण निकल रहे हैं, ये कंठ से निकल रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। गोगो, गागा या कोका कोला, जो भी आप बोलना चाहे क से, है ना। गा, गाओ,
घोगा, जो भी बोलना चाहे, तो ये सब कहाँ से निकल रहे दोस्तों? कंठ, गले से निकल रहे हैं। और इसमें जो एक वर्ड है जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया नासिक्य, तो ये से इंग, तो इंग कहाँ से निकल कर आ रहा है? नाक से, और साथ में क्या लग रहा है? गला भी, क्योंकि गले से हम बोल रहे हैं और उसमें एक बांसुरी बज रही है नाक से, इंग, तो बोल रहे कहाँ से? गले से, और साथ में कौन? नाक भी आ रहा है, इसलिए इसको हमको क्या कह रहे हैं? हम नासिक्य कह रहे हैं। सेकंड वाली क्लास देखे, यानी कि 2 नंबर की क्लास, च वर्ग को देखें तो च वर्ग दोस्तों कहां से निकलते हैं? च वर्ग जो है ये कहां से निकलते हैं? तालू से निकलते। तालू मीन्स आप जाने कि मुंह में जो अंदर हम जब टेबलेट लेते हैं तो यहाँ पर गले और जबान के बीच में एक घंटी लटकती रहती है, तो दोस्तों उसको हमको क्या कहते हैं? तालू। तो च वर्ग के जितने भी वर्ड है, जैसे च की बात करें, चाचा, चाची, छाछ, जाजा, जाचा, झंडे का, ये सब तमाम चीजें, ये सब कहां से निकलती है? तालू से। जैसे हमने बात करी चाचा चाची, चाचा चाची में दोस्तों क्या होता है कि मुंह की घंटी, जो अंदर गले में घंटी होती है, तालू, उस वहां से ये वर्ड निकल कर आते हैं। हिंदी हमारी यूं ही नहीं बनी है, बहुत ही बेहतरीन हिंदी है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। तो जैसे चाची, चाचा, ये हमने देखा। छाछ, झंडे का, जहाज, जाजा, जीजा, जो भी बोलना चाहें आप, झंडा, है ना, झंडू बाम, तो ये सब कहां से निकल रहे दोस्तों? मुंह की गले की घंटी से। और ईय, तो ईय में तालू भी लग रहा है और साथ में क्या लग रहा है? नाक से भी लग रहा है, यानी नासिक से भी आवाज आ रही है, बांसुरी बजती है। ईय बोल कर ही देखे। नेक्स्ट लाइन को देखे, टमाटर वाली को, टमाटर वर्ग। ये आप चाहे तो इनके नाम रख दीजिएगा कि पहले जैसे कि कमल, दूसरे का नाम च से चमन रख दो, ट से टीकाराम रख दो, त से तोताराम रख दो, प से पन्नालाल रख दो, कुछ भी नाम रख दीजिएगा, कमला, चंपा, टीकाराम, या कुछ भी नाम रख दीजिएगा, आपको याद रहेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है हिंदी। अब हम जो वर्ग पर हैं वो ट वर्ग पर है। ट वर्ग पे, यानी कि ट में जो आएगा, यानी तीसरे नंबर पे, आप जैसे हमने बात करी थी पहले क वर्ग, तो क वर्ग कहाँ से निकलता है? कंठ से। तो क से लगाकर ख, ग, घ, इंग तक ये क से निकलता है। जस्ट ऊपर आए तो तालू आता है, तो च, छ, ज, झ, ईय, ये तालू पे आता है। ट की बात करें तो तालू से ऊपर कौन आता है? जबान, तो मूर्धा इसको कहते हैं। तो ट वर्ग, ठ वर्ग, ड वर्ग, ढ वर्ग और अण, ये सब कहां से निकलते हैं? मूर्धा से। जैसे हम एग्जाम्पल देखे कि टाटा, हम बोलते हैं ना टाटा, तो टाटा कहां से निकल रहा है? जबान, जबान को जब उल्टा करेंगे तभी ये आवाज निकल के आएगी। फिर बात करें जैसे कि ठेला, ठटरा, है ना, ठ, तो ठ सब कहां से, और ट कहां से, और ड कहां से, ढ कहां से, अणा कहां से? दोस्तों ये पूछा जाता है कि कहां से निकल रहे हैं। तो मूर्धा ये कहां से निकलते हैं? जबान से निकलते हैं। जैसे मैंने कहा ढक्कन, या फिर बोला डोडो या डाडा, है ना। तो जिनके कोई भी वर्ड निकल रहे हैं, जैसे टमाटर, तो कहां से निकल रहा है? टाटा कहां से निकल रहा है? ये मूर्धा ने जबान से निकल रहा है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स आपको मिलेंगे तो आप बहुत ही आसान है और बहुत मजेदार हिंदी हमारी है। हिंदी के बराबर किसी का मैं मानता हूं कि किसी का वो नहीं है, हिंदी के बराबर कोई लैंग्वेज नहीं है, मेरा तो मानना ये है। और बहुत ही इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है मतलब। तो हमने देखा, आप इसका प्रयोग कीजिएगा, दिन भर प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। टमाटर, टमाटर कहाँ से निकल रहा है? तो मुर्दा जबान से निकल रहा है। ठटरे का कहाँ से निकल रहा है? जबान से निकल रहा है। डमरू कहाँ से निकल रहा है? ढक्कन कहाँ से निकल रहा है? आना कहाँ से निकल रहा है? आना को आप जाने कि आना बोलकर देखें, आना, तो आना में क्या हो रहा है दोस्तों कि अण, इसमें मूर्धा ने जबान का प्रयोग भी हो रहा है, साथ में नाक का भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन नासिक के वर्ण है ये, और बांसुरी बजती होगी जब आप बोलते होंगे अण, है ना। आगे बात करें त वर्ग जो है, तराजू का, थर्मस का, फिर है दवात का, धनुष का और नल का। तो तराजू में जैसे हमने कहा तोता, तब बोलकर देखे तो यहाँ पर तोता बोलेंगे या जो भी नाम बोलेंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपकी जो जबान है ये कहाँ लगेगी? दांत के ऊपर लगेगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा
कि जिन बच्चों के दोस्तों दांत नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, तोतले बोलते हैं। जिन बच्चों के दांत नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं या अंगूठे नहीं, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, तोतले होते हैं, तोतली बात करते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके भी दांत गिर जाते हैं। तो बूढ़े लोगों के दोस्तों दांत गिरने पर, दादाओं के, इन पे क्या होता है कि उनके मुंह से हवा निकल जाती है। दांत नहीं है तो जबान, तो वो भी तोतले बोलने लग जाते हैं। कभी ध्यान देना। तो हमने कहा आगे, जैसे मैंने कहा थर्मस या दादा, तो दादा दादा बोलेंगे तो आप ट्राई करके देखिएगा कि क्या बिना दांत के, यानी कि दांत जो हमारी जबान है ये कहाँ पर जा रही है, टच हो रही है, दांतों पर हो रही है। बिना दांतों पर जबान टच किए आप नहीं बोल सकते। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम घर की, धनुष की, तो ध ध धा, जो भी बात करें कि धावक, तो धावक बोलेंगे तो उसमें भी दांत का प्रयोग हो रहा है। न बोलेंगे तो न में भी दोस्तों क्या हो रहा है कि दांतों का प्रयोग हो रहा है, जबान हमारी न पे टच, दांत पे टच हो रही है। इसके साथ में हम बात करें कि न जो वर्ड है न, तो ये दोस्तों दंतोष्ट, ये बोल सकते हैं कि दांत है इसमें, और इसके साथ में नासिक के भी है, यानी कि नाक से बांसुरी भी बजती है। अब बात करें बहुत इंटरेस्टिंग, ये पतंग का आया, यानी कि प पन्ना लाल, प से पद्मा, प से पुष्पांजलि, जो भी नाम आप रखना चाहे। तो दोस्तों ये 5वीं नंबर की रो है। और जैसे पतंग का है, फल का है, बकरी का है, भट्टे का है, मछली का है, ये कहाँ से निकलते हैं सभी लास्ट, जैसे हमने देखा सबसे पहले कंठ, कंठ से तालु, तालु से मूर्धा, मूर्धा से आए तो दंत, दंत से लास्ट स्टेज हमारा बाहरी हिस्सा कौन सा है, ओस्ट, यानी होठ। तो ये पतंग का, फल का, बकरी का, भट्टे का, मछली का, ये सब कहाँ से निकले हैं, ओस्ट से निकले हैं। जब इनका आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आप इसको आज वर्तमान में है इनको इतना अच्छे से समझ पाओगे, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप इसको वर्ण की बात करें कि जैसे आपने प से बोलो पापा, तो बिना होठ हिलाए आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि बिना होठ हिलाए आप पापा बोल सकेंगे क्या, पापा, क्योंकि ये बाहर है तो हमें दिखाई देता है, जब अंदर हम देखेंगे तो अंदर भी बहुत सारी सी चीजें हैं जो हमने कमल का, चम्मच का, टमाटर का, तराजू का, ये सब देखा, इनके वर्णों के बारे में देखा। आप दोस्तों प्रैक्टिकल करके देखें कि जैसे मैंने कहा कि पापा, तो बिना होठ हिलाए आप पापा बोलकर दिखाएं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ऐसा बोल पाए कि बिना होठ हिलाए पापा बोल दे। चलो ये ना बोल पाए तो दोस्तों इसके बाद फूफा बोलकर देखें, फूफा, फूफा आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि होठों का प्रयोग होता ही है। जैसे मैं कह दूं कि बाबा बोलकर दिखाएं या बाबा बोलकर दिखाएं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या फिर आप बोलकर दिखाएं फिर से पल्लवी नाम बोलकर दिखाएं, पन्ना, पुष्पा, या फिर पुष्पेंद्र, प्रवीण, ये बोलकर देखें। तो दोस्तों ये सभी जगह क्या है, आप होठों का प्रयोग कर रहे हैं। फूफा या फिर फूल, फल, बसे बाबा, बकरी, जो भी है, भालू नहीं बोल पाएंगे। ये दोस्तों इंटरेस्टिंग है, आप टेस्ट करके देखिएगा, अपने पर्सनल क्या करिएगा, इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा, तो ये नहीं देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ये तमाम चीज़ों के बारे में।